तो नमस्कार हमारे श्रोताओं को। आज हम मिलवाने जा रहे हैं धर्मेंद्र मलिक जी से। और धर्मेंद्र मलिक जी एक वो शख्सियत हैं जो कि सन 2000 से मतलब राकेश टिकैत जी के फादर से वो जुड़े थे। राकेश टिकैत जी के साथ मिलके आंदोलनों में इन्होंने शिरकत करी। महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ में बाबा जी जिनको बोलते थे। आज तक महेंद्र सिंह टिकैत शायद बहुत कम लोग बोलते हैं उनको। उन्हें बाबा टिकैत के नाम से ज्यादा पहचानते हैं लोग बाग। और उनके आंदोलनों का तो उन आंदोलनों के बाद में आज जो ये आंदोलन अभी आया है, जिसको हम बोलेंगे किसान आंदोलन जो अब हुआ है, ये ये उसके मुकाबले का आंदोलन रहा है जिसके अंदर सरकार को सही मायने में पसीने दिला दिए हैं। जिस आंदोलन में किसान उस इस ऐसा आंदोलन बहुत दिनों बाद देखने को मिला है जहां पे किसान इतनी मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है, या कोई भी अपने इतनी मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। और ये सही मायने में इसके पीछे राकेश टिकैत जी का वो आंसू का सैलाब था जिसने सब कुछ बहा दिया। एक बार वो आंदोलन बीच में ऐसा हुआ था कि शायद 26 जनवरी के बाद में, तो इस सिलसिले में इस किसान आंदोलन के पूरे जो हमारा टेन्योर रहा है 2-2.5 महीने से ऊपर, तो दिल्ली बॉर्डर पे हो चुका है। और इससे पहले अगर हम देखें तो 2 महीने पहले से ये पंजाब और जगह से ये वहां पे लगातार था। तो इतना लंबा आंदोलन चल चुका है। तो इस सिलसिले में हम अब धर्मेंद्र मलिक जी से बात करेंगे जो कि भारतीय किसान यूनियन में मीडिया प्रभारी हैं। और आज हमारे सामने रूबरू हैं अपनी बातों को रखने के लिए, हमारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। तो नमस्कार जी धर्मेंद्र सर। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आभारी हूँ। तो सर मैं आज आपसे कुछ ऐसे सवाल भी पूछूंगा जो कि तीखे हो सकते हैं, जो कि आपको चुभ सकते हैं, जो सरकार को चुभते हैं या आपको चुभते हैं। मैं इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल बेबाकी से वो क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि लोगों के दिलों में है, लोग उत्तरी जानना तीखे चाहते हैं। सवाल का उत्तरी तीखे जी सवाल का दिया जाता है। जी और जो जी प्रश्न जी है वो आना चाहिए, जो जी लोग, बिल्कुल। जो दिमाग में एक चलता है, जो सोसाइटी सोचती है, वो क्या सोचती है वो भी हमारे तक आना चाहिए। और हम क्या जी सोचते हैं ये सोसाइटी तक जाना चाहिए। तो इसलिए कोई भी इंटरव्यू वही अच्छा होता है जो बिल्कुल मैनेज ना हो और जो बिल्कुल बेबाकी से हो, बस किसी की बिल्कुल सही। जातीय और सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाता हो। जी इतना हम जी लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी सब चीजें जी जो अपने से चलती हैं वो सब चलनी चाहिए। जी, शुरू बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल। सर सबसे पहला सवाल, ये आंदोलन अ, अभी 2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। दिल्ली बॉर्डर पे दिल्ली घेरी भी है। आपको लगता है इससे इस आंदोलन के आगे का क्या होने वाला है? सर मैं पहले एक बात आपसे वैसे पूछना चाहूंगा, जैसे अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्ट का, अगर ट्रक ट्रक यूनियन या ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है वो हड़ताल पे जाते हैं, सरकार को एक बहुत भारी डेंट लगता है राजस्व का और बहुत सारी चीजों का, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और वो आंदोलन हमने जो देखा है, जो हड़ताल देखी है, वो 2 4 5 दिन के अंदर अंदर सब मांगे मान ली जाती है, कुछ भी मैनेज हो जाता है, वो खत्म हो जाती है। जी किसान आंदोलन के अंदर अगर हम देखें, बॉर्डर तो खुला हुआ है, लोग बाग आ जा रहे हैं, आप एक तरफ बैठे हुए हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसानों को, लोग बागों का मानना है किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उनका काम खेतों में, उनके कोई ना कोई रिश्तेदार या उनके कोई जो पीछे हैं घर पे, वो घर के लोग उसको देख रहे हैं। गन्ने की कटाई है तो कटाई हो रही है, बोने का काम है तो बुआई हो रही है। तो ना तो किसानों को कोई फर्क पड़ रहा है इस आंदोलन से, वो कितने जी भी दिन तक बैठने के लिए तैयार है। सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा है आपके बैठने से, तो आप कितने भी दिन तक बैठे तो उनको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी हो सकता है, जो कि कहा दिखाया जा रहा है, कि जहां पे आप बैठे उसके आसपास, जैसे सिंगू बॉर्डर है या अब टीकरी है या गाजीपुर है, उसके आसपास के जो लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो सर उनके अलावा और मतलब ये आंदोलन का आखिरी कहां जाके रुकेगा? क्योंकि जब दोनों को ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आंदोलन का फिर
कहाँ इसका कोई रिजल्ट तो मेरे ख्याल से आएगा नहीं इस तरीके से। आपको क्या लगता है? देखिए, जो आपने कहा स्थानीयता की बात, वो सब हमारे भाई हैं। जिस जी, बॉर्डर पे हम बैठे हैं, अगर आप सिंघू बॉर्डर की बात करें तो सब सारे हमारे वो हरियाणा और बाहरी दिल्ली के गांव हैं, जो अब तक जी, खेती किसानी से जुड़े हुए होते हैं। और अगर उन पे कोई प्रभाव पड़ता, तो जब सरकार ने वहां पे इंटरनेट बंद किया है, दूसरी चीजें बंद की, तो लोगों ने अपने घर के बाहर अपने जो उनके वाईफाई थे, उनके जी, पासवर्ड जो है लिख के अपने घर के बाहर लगा दिए। तो जी, इससे क्या मतलब, मैं क्या मानूं? ये तो एक प्रोपगंडा क्रिएट किया जाता है सरकारों के द्वारा कि स्थानीय लोगों को दिक्कत है। दूसरी बात आपने कही एसोसिएशन की, आपको ये समझना होगा कि किसान कहाँ कमजोर है। किसान की जी, कमजोरी ये है कि कृषि जो है एक असंगठित क्षेत्र, और हुँ, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करी, वो नंबर्स हैं सब, और वो संगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र में कुछ भी मोबिलाइज करना बहुत आसान होता है, और असंगठित क्षेत्र को आप यूनाइट करें तो वो बहुत मतलब अपने आप में एक बहुत परे की बात है। मैं अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताऊं जी, तो, अब उसका मूवमेंट अगर कोई खड़ी होती है तो वो अपने आप में वही एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये है कि मैं ये कहूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, जी, लोकतंत्र में इन चीजों के लिए जगह नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता। आप चुनी हुई सरकार है, आपके पास बहुमत है, आपको फर्क ना पड़े, हो सकता जी, है आज फर्क ना पड़े, लेकिन जो आपका विपक्ष भी होता है, दूसरा इंटरनेशनल इश्यूज भी होते हैं, इंटरनेशनल एक सिनेरियो भी होता है, और आपकी इंटरनेशनल एक इज्जत भी होती है। जब आपके सामने आपके यहाँ कोई मूवमेंट इतनी लंबी खड़ी होगी, तो उस पर धीरे धीरे इंटरनेशनली आइज भी शिफ्ट होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, फर्क तो बिल्कुल पड़ता है। आज सरकार को तमाम जवाब देने पड़ते हैं, तमाम हंगामा होता है, मीडिया में भी चलता है। दो तरह का मीडिया आज देश में है, लेकिन चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन कम से कम चर्चा में तो है। तो जी, मेरा ये मानना है कि देश के नागरिक अगर सड़क पे हैं और सरकार को फर्क ना पड़े, तो फिर तो ये निरंकुशता है। मैं तो उसको सरकार नहीं मानता। सरकार को जी, फर्क कैसे पड़ेगा फिर? देखिए, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो, हिंसा हो, जी, तो वो किसके साथ होगी? प्रॉपर्टी किसने बनाई? हमने बनाई। हिंसा किसके जी, साथ होगी? हमारे जवानों के साथ होगी। वो कौन है? वो तो मेरा भाई है या कोई मेरा बेटा जी, है जी, बिल्कुल, जो वहां सामने खड़ा है, तो वो तो नुकसान जी, हमारा ही है। तो हम भी जी, देखना चाहते हैं कि सरकार कहाँ तक जाती है। रही बात ये कि बहुत आसान है कहना। एक ऑडियो मेरे पास आया, किसी बंदे ने अपने फेसबुक पे लिखा कि भाई ये तो इनको बहुत पैसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा माल खा रहे हैं, ये वो है। जी, तो किसी हमारे यहाँ रेडियो मिर्ची या कुछ करके है, तो वो जी, कॉल लगाते हैं अनजाने में ऐसे ही। तो जी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस आदमी को फोन किया, और उसने कहा भाई तुझको जो है तुमने हमारे यहाँ मतलब एक फेक कॉल समझो उसको थी। उसने कहा कि तुमने कभी हमारे यहाँ बायोडाटा लगाया था? आपकी जॉब सर पक्की है, आप हमारे यहाँ आइए, ज्वाइन करिए, और हम हुँ, आपको जो है वो नौकरी पे रखना चाहते हैं। उसने कहा भाई मैंने तो नौकरी मिल गई, मुझे तो चंडीगढ़ में नौकरी मिल गई है, मैं हुँ, नौकरी हुँ, नहीं करना चाहता। तो उसके बाद वो कहता है कि हम आपको डबल देंगे। हुँ, तो जैसे ही वो कहता है कि डबल देंगे, तो वो तैयार हो जाता है। तो जब सारी बातें हो जाती है, तब वो कहता है कि देखिए अब हमारी शर्तें सुनिए, हम आपको डबल तो देंगे, लेकिन आपके परिवार को आपसे मिलने नहीं दिया जाएगा, और हुँ, इसका ये रहेगा कि आपको खाना पीना सब हमारी तरफ से होगा, रहना भी होगा, लेकिन आपको जो है परिवार से नहीं मिलने दिया जाएगा। परिवार से आप दूर रहोगे, बाकी सब सुविधा हमारी कंपनी देगी। तो जब जी, ये सब बातें उसके बीच हो जाती है, वो कहता है कि भाई बीच में परमिशन होगी कि ना? बिल्कुल नहीं होगी। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। तो फिर वो कहता जी, है कि देखिए, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, और आपने फेसबुक पे लिखा था हुँ, कि ये हुँ, किसान ऐसे हैं वैसे हैं, तो उसको गलती माननी पड़ी, एक्सेप्ट करना पड़ा। तो कोई शौक नहीं है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। कल हम सांसद विधायक बनने वाले नहीं हैं यहाँ से संघर्ष करने के बाद। जो हमारी नस्लें जी, हैं या फसलें हैं, उनके लिए ये संघर्ष है कि फसलों के फैसले किसान करेगा। ये हर 50 साल बाद सवाल आता है। सर छोटू राम जी ने भी वही आंदोलन चलाया, टिकैत साहब ने भी उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, और आज जो सब लोग इकट्ठे होकर कर रहे हैं, वो भी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, घर किसी का भी हो, ये कहना बहुत आसान है। कोई घर छोड़ के सड़क पे 15 दिन के लिए आके दिखाए, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। और बहुत सारी चीजें हमारे
लोग जान गंवा चुके हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल। एक्सीडेंट में मारे गए रास्ते में। और जी, उस तरह के जी। जो लड़का एक ऑस्ट्रेलिया से आता है और जी वो हाँ, जी हाँ। ट्रैक्टर परेड में शामिल होता है और किस तरह से उसके साथ हादसा होता है कि आंसू गैस उसको लगता है और वो ट्रैक्टर अनियंत्रित हो जाता है, उसकी डेथ हो जी, जाती है, तो उस परिवार का क्या? तो देखिए, जी, हिंदुस्तान में समझता वही है जिस पर बीतती है, संवेदनाएँ यहाँ बिल्कुल। बहुत कम है। तो मेरा ये मानना है कि शायद आप बेहतर आपको इस उत्तर मिल गया होगा। जी, मेरे को बिल्कुल आपका उत्तर मिला, लेकिन सर आपने अभी बात करी कि विदेशों में छवि के बारे में। लेकिन सर विदेश की छवि की जगह अभी अगर प्रधानमंत्री के भाषण को देखें तो उन्होंने एफडीआई का एक ज़िक्र किया, जिसमें फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी के बारे में उन्होंने बात करी। उन्होंने एक नई टर्म दे दी है ये। उन्होंने कहा कि ये विदेशी, चाहे अगर आप देखें सर, विदेशी फंडिंग आपको सबसे पहले, अगर हम इस आंदोलन को देखें, इस आंदोलन को अलग-अलग नामों से नवाजा गया है। पहले यहाँ पे आंदोलनकारी को बताया गया कि ये खालिस्तानी है, फिर इसको बताया गया ये अर्बन नक्सल है, कभी नक्सल, कभी अर्बन नक्सल, कभी माओवादी, कभी आप मतलब हर कभी टुकड़े-टुकड़े गैंग। चाइना से जोड़ा गया, लेफ्टिस्ट से जोड़ा गया, माओ से जोड़ा जी, गया, जी, खालिस्तान से जोड़ा गया, छोटे-बड़े किसान से जोड़ा गया, फिर जातीयता की बात आई कि भई ये तो जट हैं, जट हैं, जाट हैं और जी हाँ, हरियाणा के छोटे से एक पॉकेट के लोग हैं। तो वो जी। तमाम प्रयास थे सरकार के। पर उसी 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 सिलसिले में सर एक चीज और बोली गई है कि आप लोगों को जो फंडिंग आ रही है वो खालिस्तान के समर्थक विदेशों से आपको भेज रहे हैं, इस वजह से किसान वहां पे आके बैठा है। क्योंकि उनका वर्जन ये है कि किसान, अगर आप देखो, एक तरफ तो किसान की ये तस्वीर दिखाई जाती थी कि किसान तो कर्ज में रहे, किसान फांसी लगा रहा है, किसान किसान जो है कर्ज से डूब रहा है, किसान मरने की कगार पे है, भूखों मर रहा है किसान, हमारा अन्नदाता ही भूखों मर रहा है, इस तरीके की एक वो चलती थी पहले। और आज किसान अपना सारा काम धंधा छोड़ के वहां पे बैठ गया है बॉर्डर पे जाके, तो इसका मतलब किसान के पास में जो फंडिंग आ रही है, जिस वजह से वो वहां बैठा है, उसकी फंडिंग विदेशों से आ रही है। सर इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं देखिए, जो बातें प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री। जी, तो बड़ा व्यक्ति होता है, उसका मन और बात दोनों बड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी को संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको किसी का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। जी, इससे जी, ज्यादा नहीं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई धर्मेंद्र मलिक के पास कोई पैसा आया हो तो प्रधानमंत्री जी कागज निकलवा के दिखा में बताए ना कि आपको फला आदमी ने पैसा दिया है। बोल देने से कुछ नहीं चलता ना। जी, आप 10,000 रुपए की कोई मदद करके चला जाएगा, उसको आप नोटिस भेजोगे। कोई ट्रांसपोर्टर जी, ने बस भेज दी, तो एनआईए उसको ट्रेस करेगा, उसको परेशान करेगा। और आप जो है विदेशी फंडिंग की बात करते हो, कागज आप भाई करीब-करीब आज 80 दिन हो गए, तो 10 नाम तो आपने बताए होते कि भाई सिख जी, फॉर जस्टिस की बात कही उन्होंने कोर्ट में। वो और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी गंभीरता से लेते हुए कहा कि अगर आपको ऐसा जी, लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कीजिए ना। एफिडेविट जी, फाइल तो नहीं कर पाए। जी हाँ, देखिए, बोल देने से नहीं हो जाता है। तमाम आंदोलन जी, को बदनाम करने के लिए तमाम आइडियोलॉजी चलती है और मीडिया जी, के माध्यम से एक तंत्र है, उसको प्रचारित किया जाता है और एक नई जी, जमात पैदा हुई है। जब से ये सोशल मीडिया है, ट्रोल कंपनी भी हर मतलब हर पार्टी के पास एक ट्रोल कंपनी भी है और उनको जी, आइडियोलॉजी भी दी जाती है। तो वो सब चीजें उनके लिए होती है। उनको अपने ट्रोल कंपनी को कुछ ना कुछ देना है, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी जो स्थिति है, वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि देखिए हमें चाहिए क्या? जी, खेत का चलो हम जैसे-जैसे कर ही रहे हैं। मतलब जी, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई विदेशी फंडिंग से आंदोलन चला ले, तो हम किसान लाख 50,000 करोड़ रुपए, कोई इस बात को कहता हो कि फंडिंग से हो रहा है, तो हम इकट्ठा करके भेज देंगे, ज़रा चला के दिखाएँ। जी, बिल्कुल ठीक है। पर एक ये भी एक बात है, और दूसरा एक चीज़ का और बोला गया है जो अगर मैंने 1-2 लोगों से और बात करी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर फंडिंग आ रही है, तो क्या सरकार को पता नहीं है फंडिंग को रोकना कैसे है और किस तरीके से कौन लोग इसको फंडिंग को कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आ तो नहीं, विदेश से ही रही है। इसमें इसमें मेरी एक बात और ऐड कर दूँ। जी, ये तो बहुत बड़ी नाकामी है फिर सरकार की, विदेश से फंडिंग आ जी, रही है। आरबीआई किसके पास है?
आरबीआई जी, भी भारत सरकार के पास है, एनआईए किसके पास है, भारत सरकार का वो भी एक अंग बिल्कुल। है, जी, फॉरेन मिनिस्ट्री किसके पास है, वो सरकार के पास है। तो जी, यानी कि कोई आएगा और आपके देश में फंडिंग करके चला जाएगा, तो फिर आप काहे की सरकार, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए ना। अगर आप अपनी जी, नाकामी स्वीकार करते हैं, तो फिर जी, आप, इसका मतलब ये है कि आप सत्ता शासन चलाने में सामर्थ्यवान नहीं हो। तो नैतिकता के जी, आधार पर आप कह सकते हो कि मैं नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आपको बाहर आना चाहिए छोड़ के। जी। सर, अभी आपने ट्रोल कंपनी या ट्रोल एक सेना उनका एक ज़िक्र किया। आपने एक अलग नाम दिया। उधर से आपको सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा, पैरासाइट एक वर्ड के बारे में, परजीवी के बारे में मैं पहले अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अंदाज़ा नहीं होगा। आप देखेंगे कि जैसे हम जानवरों में देखते हैं तो उनको जुएँ हो जाती हैं। वो उसका वहाँ पे स्किन पे लग के उसको खून को चूसती हैं, तो वो एक पैरासाइट है। या हम बात करें कि लोगों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, जो उनकी इंटेस्टाइन से जुड़े रहते हैं, उसका वहाँ से वो चूसते रहते हैं जूसेस को, तो वो पेट के कीड़े जिनको हम बात करेंगे, वो पैरासाइट होते हैं, जिनको हम परजीवी बोलते हैं, जो दूसरे के ऊपर जिंदा रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने संसद में, मलिक जी मैं अब आपसे मुखातिब हूं, आप लोगों को परजीवी बोला, आप लोगों को पैरासाइट बोला। अब पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये एक नया शब्द, एक नया शब्द तो नहीं कहेंगे, लेकिन नई तरीके से एक उपाधि किसानों को दी गई, आंदोलनकारियों को दी गई, जिसमें आंदोलन जीवी और परजीवी आपको इस्तेमाल किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को उस ट्रोल सेना को कुछ देना था, जी, और हमेशा वो करते रहे हैं, कोई भी आंदोलन हो वो करते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। जब ये जी, सीएए का आंदोलन चल रहा था, तब भी इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो जी, मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी की इस तरह की बातें नहीं है, उन्हें अपने मतलब अपने पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। और संसदीय भाषा, जिस संविधान की में सब लोग बात करते हैं जब उन पे बनती है, तो उस संविधान का हक, वो संविधान की किताब उतना ही हक मुझे देती है, उतना ही हक उनको देती है। एज ए वो भी देश के नागरिक हैं, नागरिक ना होते तो चुनाव नहीं लड़ पाते। तो उनको मतलब किसी का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। लेकिन यही है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा में अवसर है, तो ठीक है, उन्होंने अवसर दिया, एक नया तमगा दिया, जिसको जी, उन्होंने उपहास किया, वो हमने तमगा बना लिया, और हम कहते हैं कि भाई हम आंदोलन जीवी हैं, ये हम गर्व से जी, कहते हैं। और आंदोलन जीवी है, अगर आंदोलन जीवी होना ही ऐसी बात है, तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने अपमान किया है उन स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने आंदोलन के दम पर इस देश को आजादी दिलाई। अपमान किया है सरदार सरदार पटेल जी का, जो आंदोलन से उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। और उन्होंने अपमान किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जो आंदोलन के दम पे, उनके नाम के दम पे, उनके आंदोलन के दम पे आज जो प्रधानमंत्री जी हैं। तो मेरा मानना है कि उनको भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले देश से माफी मांगनी चाहिए, फिर उनको शहीद स्मारक पर जाके उन शहीदों से और उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। और फिर उनको जो है अपने ही पार्टी की जो उनके मतलब जो उनकी आइडियोलॉजी है, या जो सरदार पटेल जी हैं, जिनका इतना बड़ा स्टैच्यू बनवाया आपने, देश का बहुत सारा पैसा खराब कर दिया, और आप जी, जो है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो, तो आपने तो जो जिसकी वजह से आप यहाँ हो, आज जी, आजाद देश में अगर आप सांस ले रहे हैं, तो वो उन जी, पुरखों की देन है। और उनको आप ऐसे हम्म, शब्द से नवाजते हो, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी, आंदोलन जीवी होना अपने आप में गर्व की बात है, लेकिन जी, आंदोलन भोगी होना बहुत खराब बात है। जी, आंदोलन के सहारे सत्ता का मुकाम हासिल करना, उससे खराब बात नहीं हो सकती। तो कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं कि देखिए, आंदोलन जीवी कौन है और आंदोलन भोगी कौन है, ये सब जानते हैं। जी। अभी आंदोलन भोगी से ही मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। इससे पहले भी अभी जब आप शुरुआत आपने करी थी, तब भी आपने एक चीज का जिक्र किया था कि हम चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। इस आंदोलन के बाद में हमें नेता नहीं बनना है, हमें केवल अपनी मांगे पूरी करानी है, उसके बाद में हम अपने अपने घर चले जाएंगे। ये बात अभी आपने कही थी। अभी भी आपने कहा कि हम आंदोलन भोगी नहीं है। सर, टिकैत जी आज इस मुकाम पे हैं कि वो किसानों के
सबसे बड़े नेता के रूप में उभर के आए हैं। जी। आज पूरा देश, अभी हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करते थे पहले, तो पहले इस साइड के सब लोग जानते थे, लेकिन आज चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, हर जगह पे राकेश टिकैत जी के बारे में सब लोग जानते हैं। यहां तक इंटरनेशनल मीडिया उनका जिक्र कर रहा है, उनके आंदोलन का जिक्र कर रहा है। वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर के आए हैं। सर, मैं थोड़ा कड़वा सवाल पूछ रहा हूं, इस आंदोलन से सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो राकेश टिकैत जी को हुआ। अगर यह आंदोलन अब कहीं पे भी जाए, लेकिन राकेश टिकैत जी का नाम एक बहुत बड़े नेता के रूप में एक झटके से उभर के आया है, और अभी आप कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या सर आगे जाके भी आपका, क्योंकि इससे पहले आंदोलन, जब हमने अन्ना आंदोलन देखा था, तो तब भी ये कहा जा रहा था, केजरीवाल जी बोलते थे, उन्होंने अपने बच्चों तक की कसम खा ली थी कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी सत्ता के लिए नहीं आएंगे, लेकिन वो आए, पार्टियां बनी उधर से। क्या आगे जाके कभी ये चुनाव, आप लोग चुनाव में आएंगे या नहीं आएंगे सर? माफ कीजिएगा अगर मैंने आपको हर्ट ये किया। कोई सवाल नया नहीं है जी। इसके पीछे की हिस्ट्री भी देखनी होगी। भारतीय किसान यूनियन 1987 से मूवमेंट में है, और एक जमाना वो था कि टिकैत साहब अगर बोल दें, या आप ये कहो कि कांग्रेस को हटाने का जो भाजपा दम भरती है वो उनसे नहीं हटी। 87 के आंदोलन से कांग्रेस की सरकार बदली थी। अभी आपने एक बात का जिक्र किया था कि उसे कोई चिंता नहीं है। भाई, चिंता तो अगले चुनाव में पता लगेगी ना। जी। फर्क नहीं पड़ता, आपने कहा था फर्क नहीं पड़ता। फर्क मापने का पैमाना क्या होता है देश में? चुनाव। और चुनाव अभी 2024 में है, तो फर्क है या नहीं है उस बात का तो पता 2024 में लगेगा। लेकिन सर, मैं बीच में एक मिनट सर, बीच में मैं आपकी इसी बात का एक, प्लीज आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन सर एक चीज मैं अभी आपसे बात करूं। जब अभी यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद में बिहार की तरफ मजदूर मुड़े थे, और सबसे ज्यादा जो लोग मजदूर थे वो बिहार और उत्तर प्रदेश के थे, जो कि अलग अलग शहरों से अपने अपने गांव को पैदल गए हैं, पैरों में छाले लेके, रोते कलपते बिलखते। और वो लोग, अगर हम उनको देखें बिहार के अंदर, तो आज भी चुनाव के बाद में सरकार तो बीजेपी की है सर। तो क्या चुनाव में हम हर बार देखते हैं कि पहले एक बार हुआ था कि नोटबंदी के बाद में अब सरकार बिल्कुल चली जाएगी, ये होगा, इतने लोग लाइन में लगे हैं, इतने लोग मर गए, 75 लोग मर गए, सरकार नहीं आएगी, लेकिन सरकार आई। उसके बाद में 2019 में फिर सरकार आई, तो सर 24 में क्यों नहीं आएगी? नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, हम सरकार को स्थिर करने के लिए तो नहीं आए हैं। हम तो ये कहते हैं कि इनकी 2024 क्या 2060 तक सरकार आए, अगर इसी से सरकार बननी है। लेकिन मेरा ये कहना है, उसको लेके एक नई बहस को जन्म दिया जाएगा अगर मैं कुछ बोलूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सब लोग जानते हैं इस तरह से एक चुनाव का सिनेरियो तैयार किया जाता है। जातीय धर्म का जब आधार होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें गौण हो जाती हैं। वो एक लंबा विषय है, और कहीं ना कहीं जो है देश में ईवीएम के प्रति भी बहुत इज्जत नहीं रह गई है, लेकिन वो सवाल यहाँ के मतलब का नहीं है। और ऐसी चीजें कुछ देखी हैं हमने, लेकिन उनको कोई मानने को थोड़ा तैयार होता है। दूसरा ये है कि उसको छोड़ दिया जाए। तो आपका क्वेश्चन स्लिप कर रहा है। अभी हम बात किस बात पर कर रहे थे? इससे पहले आपने कुछ पूछा था मेरे से अभी। जी, मैंने पूछा था कि क्या आप राजनीति में आपका आने का, आपने कहा था कि हम नहीं आएंगे, और कल को आप। जी ठीक। देखिए, आपको देखना चाहिए कि बीकेयू कोई एक नया मूवमेंट तो है नहीं जो आज पैदा हुआ। ये 35 साल का अपना एक परिपक्व आंदोलन है, और 35 साल के दौर में तमाम उतराव चढ़ाव आए, सब चीजें आई। और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को जब चौधरी देवीलाल जी एक्सपायर हुए, उनके मरने के बाद जो राज्यसभा खाली हुई, तो हाथ जोड़कर निवेदन किया था ओम प्रकाश चौटाला जी ने कि आप मेरे पिता के समान हैं, और मैं उस सीट पे अपने पिता की जगह आपको देखना चाहता था। तो उनका एक ही क्वेश्चन था कि अगर मैं ही राज्यसभा लेने से मना कर दूं तो आप मुझे पिता नहीं मानोगे? उसने कहा जी मानूंगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी दे दो, मुझे नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो मुकाम हासिल किया है आंदोलन ने, ठीक है, राकेश टिकैत जी हमारे नेता हैं, लेकिन
जो आंदोलन का एक चेहरा बना है, जो बीकेयू की एक इमेज है नेशनली और इंटरनेशनली भी। मैं बताऊं कि हम करीब हमारा जो पोल्यूशन है, जो हमारा संगठन है विया कैंपेसिना, 80 के। जी हाँ। विया कैंपेसिना वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो, ला विया जी कैंपेसिना, करीब 80 जी देशों में हम मूवमेंट करते हैं जी हाँ। संयुक्त रूप जी से। जी, मैंने देखा है। इंटरनेशनली जो मूवमेंट है, इंटरनेशनल इश्यू पे हम सब लोग इकट्ठा हैं। वर्ल्ड वाइड हम आते जाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, डब्ल्यूटीओ ये सब जहाँ होता है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हमने तमाम किए हैं। तो हमारे हम्म। आंदोलन की पहचान स्टेब्लिश्ड है पूरे दुनिया, देश में नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। अब जी वेबसाइट देखेंगे तो तमाम हमारी पिक्चर तस्वीर उनकी वेबसाइट पे सब जगह होगी। आप जी किसी भी जी डब्ल्यूटीओ कॉन्फ्रेंस को देख लो, या हांगकांग, बाली है, जहाँ भी कहीं ना कहीं बीकेयू का उल्लेख मिलेगा। तो वो जी ठीक है, ये एक हाइप का मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट हमारा जारी है। और नॉन पॉलिटिकल जो मूवमेंट होता है वो इश्यू के साथ चलता है, उतराव चढ़ाव उसमें एक हिस्सा है। नॉन जी पॉलिटिकल मूवमेंट हर समय एक ही हाइट पे नहीं रह सकता। इश्यू होगा जी तो हाइट पे होगा, इश्यू नहीं होगा तो नीचे आ जाएगा। ये उसकी जी एक प्रकृति है आंदोलन जी। की। तो इंटरनेशनल इश्यू पे अगर हम बात करें तो कई मूवमेंट ऐसे हो चुके हैं राकेश जी के जीवन में, कि जब सबसे पहले इन्होंने जीएम फसलों का विरोध किया और करनाल में जी। एक कंपनी का ट्रायल था और हम देश में विरोध कर रहे थे, तो इन्होंने ट्रैक्टर हम्म। लेकर उसको फसलों को नष्ट कर दिया था। तो बड़े इंटरनेशनली कवरेज भी मिली और मुकदमे भी लिखे गए, तमाम बातें हुई। तो वो भी जी एक इश्यू है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इसको राजनीति के साथ जोड़ कर देखा जाए, तो अगर देश के प्रधानमंत्री को जी को छोड़ दें, तो मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री जी के बाद किसी का कद राकेश टिकैत जी के इक्वल होगा आज की तारीख में मूवमेंट के जी। हिसाब से। क्योंकि अगर वो बिल्कुल। चुनाव हार गए तो वो किसी काम के नहीं है, और वो बिना चुनाव के आज इतने ऊपर हैं, तो जीवन में इससे ज्यादा किसी को मिल नहीं सकता। जी और ये तो महत्वाकांक्षी चीजें होती हैं, और जो बनाता है वो बिगाड़ भी देता है। आंदोलनकारी को या आंदोलन जीवी को लोग उसी रूप में देखना चाहते हैं। अगर मैं आज किसान मूवमेंट में हूँ और किसान के हक की बात कर रहा हूँ, तो लोग एक चेहरा बन गया कि अगर सरकार की कोई अगेंस्ट में पॉलिसी होगी तो बीकेयू उसका विरोध करेगी। लेकिन अगर हम ही पॉलिटिक्स और सरकार में चले जाएं तो फिर हम वो चेहरा नहीं रह पाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में कहीं ना कहीं स्टैंड लेना होता है। और मुझे लगता है कि आंदोलन का इतना लंबा संघर्ष है, ये सब चीजें होंगी। मेरा तो यही मानना है कि बहुत मुश्किल है कि हम किसी के लिए आह्वान करेंगे या हम चुनाव में जाएंगे, क्योंकि ये कोई एक दिन का नहीं है। देखिए, केजरीवाल का जो मूवमेंट था वो अन्ना हजारे जी जी का मूवमेंट था, उनका अपना मूवमेंट नहीं था। उसमें हर आदमी जी वोट तलाश कर रहे थे। उस जी आंदोलन से देश के एक प्रधानमंत्री निकले, जो बैकडोर स्टेप से काम किया जा रहा था। उस जी आंदोलन से जो है एक गवर्नर निकली, और उस आंदोलन से एक मुख्यमंत्री निकला। तो जी वहां से तो बहुत राजनीतिक शख्सियत पैदा हुई है। जी जी तो तो वो एक अलग तरह का था वो। भाई, आप जो है एक आंदोलन को आप आगे बढ़ाते हो, वो आंदोलन बहुत हाइट पे जाता है, उसके बाद आप सरकार बदलवा देते हो। मेरा मानना है कि जी हिंदुस्तान में विपक्ष के चिल्लाने से कभी कोई व्यक्ति नहीं सुनता, लेकिन नॉन पॉलिटिकल आदमी आके कोई अपील करता है तो उसका असर होता है। अन्ना हजारे जी जी की वजह से कांग्रेस सरकार बदली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुद्दा आज भी वही है, विषय आज भी वही है, लेकिन आंदोलन के जी नाम पर कुछ किए तो कहीं ना कहीं प्रायोजित आंदोलन था। और वो जी। बहुत छुपा नहीं है कि विवेकानंद फाउंडेशन में बैठ के उसको किस बिल्कुल। किसने डिजाइन किया। जी जी जी। अच्छा सर, एक चीज और अभी जैसे अगर हम बात करें, आप आंदोलन के अंदर, आपके इस आंदोलन में 200 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। पर सर, इससे भी ज्यादा या इसके आसपास इसी संख्या में बहुत सारे किसान हैं जो कि गायब हैं। कुछ के तो जेलों में, कुछ जेलों में बंद हैं, कुछ का तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। उसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? क्योंकि जहां तक मैंने देखा है कि हम सब जो बात कर रहे होते हैं रोज का, अगर हम देखें तो किसान आंदोलन पे उन 3 बिलों के ऊपर बात हो रही है, लेकिन जो आपके इस आंदोलन में आपके कंधे से कंधा लगा के जो आप अड़ के जो लोग खड़े थे, वो आज कहीं गायब हुए। चाहे वो एक इंसान, सर मैं बात कर रहा हूं
अगर वहां पे एक इंसान भी गायब होता तो सर उस एक इंसान के पीछे एक परिवार होता है। आप खुद सोचिए, अगर मैं अपने बारे में सोचूं कि मेरे बाद में मेरे परिवार की हालत क्या होगी, तो वहां पे अगर 200-250 परिवारों के बारे में बात हो रही है तो उन 200-250 परिवार के अंदर कितने लोग परेशान हो रहे होंगे, और उनके उनको यही नहीं पता कि उनका जो बंदा गया था, या कुछ महिलाएं भी हैं जो कि बंद है या गायब है, उनके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं या केवल वो हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा? देखिए, वो आंदोलन के हमारे साथी हैं जी। और आज आंदोलन के बीच में किसी विषय को लेकर आना आंदोलन को कमजोर करना है, हम्म कि हम ये कहें कि उनको छोड़ो, उनसे ये करो, वो करो। हम्म। हम अंततः उनके साथ हैं। हमने हर बॉर्डर पे एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि पहले हमारे पास डाटा आ जाए कि हमारे पास ऐसे कितने नंबर हैं जो मिसलेशियस हैं, जो काउंटिंग में ही नहीं आ रहे। तो हम्म 40 लोगों के करीब आसपास लोग ट्रेस हुए थे। 120 लोग जेल हम्म। में हैं और 160 जी। 180 की कहीं ना कहीं वो डाटा है। तो हम्म। उसमें पहले हमारे जो मतलब हमारे एक संगठन में ही बहुत सारे एडवोकेट हैं। हमने एक टीम बनाई है मिलकर, जो सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, फार्मर्स मूवमेंट के लिए अपना उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते थे। तो उसमें बहुत 2-3 चीजें हैं। कुछ बच्चे हमारे जो हॉस्पिटल में मिले हैं हमको, उनका डाटा अभी हम्म जेल वाली सूची में नहीं है। हम्म। तो हॉस्पिटल में मुलाकात की गई, करीब 20-22 बच्चे ऐसे हमको हॉस्पिटल में मिले हैं, क्योंकि वो जेल के हम्म डाटे में नहीं है, पुलिस के डाटा में नहीं है, लेकिन वो हॉस्पिटल हम्म। में है और वहां पे जी। पुलिस लगी हुई है, तो वो नंबर कम हुए हैं। कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको अभी भी हमें पता है कि दिल्ली पुलिस की वो कहीं ना कहीं कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन वो कहीं अभी उनको सामने नहीं लाया जा रहा। और मैं नहीं मानता कि देश की सरकार भी इतनी निरंकुश होगी। ठीक है, अत्याचार उनके साथ हो रहा होगा, मैं भी नो डाउट मानता हूँ, लेकिन हम लगे हुए हैं आरटीआई और तमाम माध्यम से कि भाई आपने कितने लोग अरेस्ट किए। हम दिल्ली सरकार की सहायता से जो है कुछ रिकॉर्डिंग्स, जो कैमरे उनके जगह जगह हैं, उनसे भी चेक करा रहे हैं कि भाई यहाँ से कितने लोगों को पुलिस लेके जा रही है। तो हमने सरकार को कहा भी है कि देखिए, मानवता एक अलग, आंदोलन अलग विषय है, और कानून और मौलिक अधिकार और मानवता अलग जगह है। आपके पास जो भी लोग हो, आप हमें सूची दीजिए। तो इस तरह का काम बराबर चालू है, और जब भी इस आंदोलन का जो भी फैसला होगा, उसमें इनके लिए क्या होगा वो हमारी अब मुख्य मांग है। मतलब फैसले का जो विषय होगा, उसमें ये सब चीजें प्रथम नंबर पे होंगी। उनको हम कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। जो भी एक रास्ता निकलेगा, और आंदोलन में तो देखो साधते भी होती हैं और आंदोलन में कष्ट भी उठाना पड़ता है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। पर सर आपकी इस बात से मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं मान रहा हूँ इस बात को कि बिल्कुल ठीक है कि अगर आंदोलन है तो उसके अंदर शहादतें भी होंगी और उसके अंदर से ऐसे जुर्म और सितम भी होंगे, बहुत सारे होते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। पर सर बात वहां नहीं आ रही ना, बात तो ये आ रही है कि जिनके साथ में हुआ है और जो लोग साथ में खड़े थे, अगर वो लोग उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे, तो सर वहां तो उनको ये लगेगा ना कि हम तो इनके साथ में खड़े थे, और हमारे लिए एक साथ खड़े होकर मंच से एक आवाज ये नहीं करी कि हम आप कुछ भी वहां पे एक प्रेशर डेवलप कर सकते थे सरकार के ऊपर कि आपको इन्हें छोड़ना पड़ेगा। आपने वो तो कुछ आपका आपकी तरफ से, बीकेयू की तरफ से या किसी भी और हम बात करें कि मंच से, उनके लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं। जबकि आप अगर देखें मीना हैरिस जो भतीजी है उपराष्ट्रपति की, अमेरिका की, कमला हैरिस की जो भतीजी हैं, उन्होंने एक बिटिया के लिए जो पंजाब से कई दिनों से, वो जनवरी से करीब उसको उठाया हुआ है पुलिस ने, उसकी रिहाई के लिए उन्होंने मांग करी है। बहुत सारे और लोग उसके लिए बात कर रहे हैं। तो हमारे बीकेयू की तरफ से वो जो बंद हैं लोग या नाजायज रूप से बंद किए गए हैं, उनके लिए कोई मांग नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? बीकेयू क्या उनके आंदोलन में जितने साथी हैं, अगर वो बंद हो रहे हैं, सर मैं कड़वी बात कह रहा हूं, माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो, पर सर साथी का साथ देना तो जरूरी हो जाता है ना, उसके लिए आवाज उठाना तो बहुत जरूरी हो जाता है। अनडाउटेबली आपकी बात बिल्कुल सच्ची है कि शहादत होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर सर उसकी आवाज उठाना तो आपका काम है ना सर, क्योंकि वो साथी आपके साथ खड़े थे उस टाइम पे जब आंदोलन था। मुझे ऐसा लग रहा कि कुछ चीजें आप तक नहीं पहुंची हैं, और जी आपको संज्ञान लेना चाहिए पिछली 2-3 मीटिंग का। जिस दिन जी। प्रधानमंत्री जी ने
ये कहा कि भाई एक फोन कॉल की दूरी पे हूं, तो उस दिन भी जी, राकेश टिकैत जी ने ये कहा था कि कह देने से नहीं होता प्रधानमंत्री जी, वार्ता के जी, लिए माहौल तैयार होता है। सबसे पहले जी, हमारे वो निर्दोष बच्चे छोड़े जाएं जिनको कुछ जी। लोगों के द्वारा बहला फुसला कर ले जाया गया है। फिर जींद में एक बड़ी किसान महापंचायत थी, वहां पे उन्होंने उल्लेख किया कि आंदोलन में तमाम ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन फिर हम उनका कोई ऐसा मतलब एक ध्येय नहीं था या कोई हिंसा, इतनी बड़ी हिंसा नहीं हुई है। मैं आज भी जी, कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि एक जी, मामूली सी राजनीतिक झड़प जो होती है उनमें कई लोगों की जान चली जाती है। इसमें तो कोई एक गोली नहीं चली, जी, एक जान नहीं गई, जी, एक जान गई है, वो दूसरी तरह का हादसा है। जी, लेकिन जी, ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसी के पुलिस वाले की जान चली गई हो या किसी सिविल जी, सोसाइटी के लोगों की हो या किसी आंदोलनकारी की हो। तो एक जी, बहुत छोटा सा इशू है। तो हमने यही कहा है कि भाई बातचीत जब होगी, जब आप हमारे बच्चों को रिहा करोगे, ठीक है। आप उस पर से देखिए, अगर किसी ने वास्तव में जानबूझ के गलत किया है और उनको वहां तक लाल किले तक लेके गए हैं या कहीं पे कोई हिंसा की है, तो उन लोगों के मैं आपके माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि जो आंदोलन को खराब और बदनाम करने के लिए जिसने ये षड्यंत्र रचा है, उसके हम बिल्कुल भी साथ में नहीं है। लेकिन जो बहला फुसला कर उन बच्चों को लेकर गया है, हम उनके साथ में खड़े हैं। कोई भी वार्ता होगी तो पहली बात जो है यहाँ से शुरू होगी कि बच्चे रिहा किए जाए। बेहतरीन। क्योंकि वहां पे अगर हम देखें सर, कुछ 80 साल के बुजुर्ग जो कि इंडो पाक वॉर में हमारी सेना के रहे हैं, सूबेदार रिटायर हुए 84 में, और 80 साल की उम्र है, और वो जेल में बंद है क्योंकि उनसे ये बताया गया, उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई कि उनसे खतरा था। तो सर 80 साल के बुजुर्ग से किसको क्या खतरा हो सकता है, मेरी तो समझ से बाहर थी। तो मुझे लगा कि तो शायद ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आपको, आपसे मेरे को कोई सही, और आपने बेहतरीन जवाब दिया। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम उठा रहे हैं आवाज और आगे भी उठाएंगे सर। एक्चुअल में कुछ क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं कि अ, जैसे आपने कहा ना कि मेरे को संज्ञान नहीं था सर। एक्चुअल में क्या रहता है कि कई बार क्या होता है कि लोगों तक इस बात को पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है, तो उसके लिए ऐसी चीजें बोल देनी पड़ती हैं कि मेरे को जैसे संज्ञान ना हो। मुझे पता है आप और किस किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं मेहनत, लेकिन मेरा मेरा मकसद यही था कि मैं आपसे पूछूं और आपके थ्रू जनता को पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ यू सर, आप लोग जो कर रहे हैं सर। मैं दूसरी, इसमें छोटा सा जी, जी, और जी ऐड सर, करना चाहता हूँ कि अभी हमने जो चक्का जाम किया था, प्रेस नोट जो जारी किया था, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा था कि ये चक्का जाम हमारी आंदोलन की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। वो हम 26 तारीख में कर चुके। जी, हम क्या कर सकते हैं वो हम 26 में दिखा चुके। 3.5-4 लाख ट्रैक्टर आए थे। जब चालीस जी, हजार आए तब इन्होंने कहा देश में 40 लाख ट्रैक्टर हैं। हमने कहा चलो दोबारा बुला लेते हैं। 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, 20-25 लाख लोग थे। तो जी, हमने सिर्फ ये कहा था कि जो हमारे साथी आंदोलन के, जो हमारे बच्चे, जो हमारी महिलाएं जेलों में बंद की गई हैं, रोड से चलते चलते जो अपने रूट पे भी जा रहे थे, जिन्होंने अपने हम्म, रूट के हिसाब से अलग परेड नहीं की, उनको भी हम्म, लास्ट टाइम जब वो हुआ उसके बाद सड़क से पकड़ पकड़ के पुलिस ने और उनको अरेस्ट हम्म, किया है। उनके वाहन हम्म, तोड़े गए हैं, ट्रैक्टरों में पंचर किए गए हैं। सीमापुरी का रूट था, सीमापुरी का रूट तो इक्वल रूट था, वहां पे 30-35 हम्म, ट्रैक्टर तोड़ दिए पुलिस ने, किसी के हम्म, पाइप निकाल दिए, सब लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस का दम सरकार के साथ ना हो, पुलिस की ताकत सरकार के साथ ना हो, तो फिर सरकारें तानाशाही नहीं हो सकती। तानाशाही सरकारें ही पुलिस के दम पे है, पुलिस की शक्ति के दम पे है। केजरीवाल पे तानाशाह के आरोप क्यों नहीं लगते? क्योंकि उसके पास पुलिस नहीं है। तो आंदोलन में सबसे पहले जो उपयोग होता है वो पुलिस के द्वारा किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये तो हक की लड़ाई है, जेल जी, तो जाना पड़ेगा। मैं अभी भी आपको कह रहा कि मैं खुद जेल रह चुका हूँ। राकेश जी, टिकैत जी तमाम बार जेल जा चुके हैं और उन धाराओं में जेल जा चुके हैं जिनमें जमानत भी नहीं होती। लेकिन मेरा जी, स्पष्ट अनुभव है कि जब आंदोलन के फैसले होते हैं तो ये मुकदमे मुकदमे कोई माने नहीं रखते। बस उन हमारे साथियों को उतने दिन का कष्ट है जब तक हम इसको लड़ रहे हैं। और जब भी कोई फैसला होगा तो निश्चित रूप से पहले उनकी बात होगी। फैसला भी नहीं होगा तो हमने टेक्निकल मतलब लॉयर्स की पूरी टीम लगा दी है। घर के किसी परिवार को, किसी सदस्य को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे हैं, हमारे रहेंगे, हम ही उनका सब कुछ करेंगे।
और जी कई बार बिल्कुल। तो राह चलते भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि आपको जेल जाना पड़ता है। जी, आप अपराध करके जेल में नहीं हो, जी, आप आंदोलन से जेल में हो। तो जी। वो तो आंदोलनकारी माने जाते हैं हमारे इतिहास में। प्रमाण पत्र जी, उनको इश्यू किया जाता है जो जेल काटते हैं। तमाम बार जी, पहले भी ऐसा होता रहा है। और देखिए 3-3 महीने तक टिकैत साहब के समय में जब गिरफ्तार किया जाता था, तो 3-3 जी, जी, महीने जी, जेल में रखे गए। एक लंबा इतिहास है जी, किसान आंदोलन और जेल। किसान आंदोलन में 2 बात के लिए हमेशा रहना चाहिए तैयार। ये कहते हैं कि अगर आप जीवन में किसान आंदोलन में हो तो एक पैर रेल में और एक पैर जेल में। यानी कि आंदोलन के लिए तो आपको कभी भी रेल में जाना पड़ेगा, और जी। आंदोलन के लिए रेल में बैठ के तो कब गिरफ्तार करके जेल भेज दें, इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। अच्छा सर, अभी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये आंदोलन जो है, शुरुआत में अगर हमने देखा कि इसके अंदर राजनीतिक पार्टियों का कोई दखलंदाजी नहीं थी शुरुआत में। चाहे वो हम समाजवादी पार्टी लें, चाहे वो कांग्रेस लें, चाहे वो आरएलडी लें। लेकिन सर, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मंच शेयर किए गए हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। आपको क्या लगता है कि अब आपको जरूरत पड़ गई थी उन राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण की, या आपको लगा, क्या कारण ऐसा रहा कि उन लोगों को अब मंच आपने साझा किया उनके साथ में? नहीं, एक तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पूर्णतः प्रतिबंध है कि कोई मंच हमारा जी, साझा नहीं कर सकता। मंच जी, हमने किसी को नहीं दिया, माइक हमने किसी को नहीं दिया। ठीक है, जी, कोई आता है, भावनाएं हैं। उनका वोटर भी तो किसान है ना, सब किसान तो बीजेपी बिल्कुल। के वोटर है नहीं। उनको भी वोट बैंक की चिंता है। अगर कोई जी, अपने से चला आता है, आपके मेरे संबंध है, कल आप राजनेता हो जाएं, तो क्या मैं आपसे जी, मुंह फेर लूंगा? हम उनको बिल्कुल। बता देते हैं कि हमारे मंच की कुछ शर्तें हैं, कुछ गरिमा है, कुछ हमारा क्राइटेरिया है। हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं। आप आए, समर्थन दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन ना हम आपको मंच देंगे, ना हम माइक देंगे। बस इतनी सी बात है। सर, अभी जो महापंचायत हो रही है लगातार, मैं देख रहा हूं, और ये तब से हो रही है जब से वो राकेश जी को उठाने के लिए पुलिस भेज दी गई थी, और उस दिन से, फिर उसी रात से महापंचायत शुरू हुई है और अभी तक चल रही है, और हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश में भी। सर, क्या निर्णय निकल रहा है? मतलब उस महापंचायत का मकसद क्या है? क्योंकि किसान तो सब जुड़ ही रहे हैं, आपके साथ में है। फिर वो पंचायत अलग अलग जगह करके उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, या क्या कारण, मतलब क्या रीजन है उन सब महापंचायतों को करने का, या केवल नहीं, दबाव देखिए, बनाने की कोशिश है? ये कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान है। जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि इनका कहना है कि मुट्ठी भर किसान है। तो भाई जी, अगर मुट्ठी भर किसान है तो आपको दिखाना तो पड़ेगा ना कि नहीं, किसान और भी हैं। दिल्ली में तो आप हमें घुसने नहीं दे रहे, ना कोई ऐसा जी, मैदान दे रहे, ना कोई पैलेस दे रहे। तो अगर सब लोग यहाँ आ जाए, अब गुस्सा है किसान के अंदर, उससे जी, बड़ा मतलब जो गांव में है वो भी बिल्कुल तैयार है। वो इतने हम्म, गुस्से में है, इतने आक्रोश में है कि अगर सब लोग दिल्ली की तरफ को चलेंगे तो निश्चित रूप से रास्ते में कुछ भी हो सकता है, हमें अंदेशा है। हम्म, ऐसे हम्म, गुस्से के माहौल में दिल्ली ज्यादा लोगों को बुलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकार पहले से ही हमको आतंकवादी, खालिस्तानी तमाम तमगे दे चुकी है। तो हमारा जी, ये है कि स्थानीय स्तर पे एकजुटता आसान होती है, लेकिन उसकी काउंटिंग जी, तो उसी पार्ट में होती है ना। हमारा ये है जी, कि ये जो पंचायतें हैं बैकअप है, आप समझ लो। अगर आपकी समझ गया, जल्दी समझ में ना आया तो ये बैक क्राउड अगर दिल्ली की तरफ शिफ्ट होगा तो तब क्या होगा, आप समझ सकते हो। और दिल्ली जी, अपने आप को उन पंचायतों को देख के अपने को सुरक्षित करने में लगी हुई है। किलेबंदी दिल्ली जी, की किस तरह से जी, किले लगाई जा रही, मतलब किले क्या, सरिया लगा दिए गए। जी, देखिए, जी, आप कह रहे थे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फर्क आप यहाँ देखिए प्रैक्टिकल, कि दिल्ली जी, अपने को जी, सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली के जो जी। हुक्मरान है, देश के जो हुक्मरान है, उनको भी कहीं ना कहीं आशंका है कि भाई किसान आ सकता है। तो बस मेरा यही कहना है कि ये सब चीजें हैं। सर, एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा मैं, जी, और बहुत आपका बहुत जी, कीमती समय है, मैं इसको और खराब नहीं करूंगा। सर, मैं पूछना चाहूंगा, आपको अब क्या लगता है, यह आंदोलन कब तक चलेगा, और क्या इसकी नियति है? आपको क्या लगता है कि यह आंदोलन, क्या सरकार पीछे हटेगी? क्या तीनों बिल वापस लिए जाएंगे? और क्या
आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन का आखिरी में आपका अपना प्रेडिक्शन, आप इतने साल से इस आंदोलनों को आपने खुद हिस्सा रहे हैं, आप बाबा जी के साथ में आपने आंदोलन किए हैं, आपने राकेश जी के साथ में आंदोलन किए हैं, आप लगातार आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, आप कंधे से कंधा लगा के लड़े हैं। आपको क्या लगता है इस आंदोलन की नियति क्या होगी, आखिरी में जाके क्या होने वाला है? देखिए, मेरा ये मानना है कि भाई अब बात वो नहीं रहेगी कि नतीजे क्या होंगे। जी। बात ये है कि हम लड़ पा रहे हैं या नहीं, और हम जो काम कर रहे हैं उसको पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ और ईमानदारी के साथ उसके साथ है या नहीं है। अब सवाल ये है, देखिए अब 70 दिन 75 दिन हो गए, तमाम एफर्ट्स लग चुके, विपरीत परिस्थितियों में आंदोलन कर चुके, तो अब जाएं तो जाएं कैसे? देखिए, सरकार से बड़े तो हम हो नहीं सकते, करना सरकार को है। मैं आज भी कह रहा कि वार्ता से हो, जैसे हो, हल सरकार को निकालना है। तो अगर सरकार ही मान के बैठ जाएगी कि ठीक है आप बैठे रहिए, तो हम भी क्या कर सकते हैं? हमारे पास देखिए, अहिंसा, हिंदुस्तान के इतिहास में हिंसात्मक आंदोलन इतना बड़ा हथियार है कि बड़ी से बड़ी सरकारों को झुकना पड़ता है, बशर्ते हमारा मकसद सही हो। वही बात सर जो मैंने सबसे पहले पूछा था आपसे क्वेश्चन, मैं फिर वहीं आ गया। कब तक बैठ सकते हैं सर? एक लिमिट होती है। हाँ, एक लिमिट होती है। मैं यही कह रहा कि एक क्षमता होती है। देखिए, निर्णय सब कुछ हो सकते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमको लगेगा कि नहीं भाई सरकार नहीं है, तो हम उसकी कुछ बी प्लान भी करेंगे ना बैठ के। हम देश में जन जागरण करें, रैलियां करें, यात्रा निकालें, कुछ भी करें, वो सरकार के मूड पर निर्भर होगा। अभी उस पर मैं जाना नहीं चाहता, ऐसी कोई चर्चा भी हमारी नहीं हुई है। लेकिन जिस दिन भारत सरकार बिल्कुल ये स्पष्ट कर देगी कि हमें कुछ नहीं करना है, तो उसके दूसरे भी रास्ते हैं। और वो तो आंदोलन तो आंदोलन है सर। अभी तो स्पष्ट किया है उन्होंने, अभी तो संसद में उन्होंने बोल दिया है, और प्रधानमंत्री जी ने, और उससे पहले भी स्पष्ट वो कह चुके हैं कि बिल तो वापस नहीं होंगे, अमेंडमेंट। साथ में ये भी बोल देते हैं कि वार्ता करें, हल निकालें, ये करें, वो करें, मतलब खिचड़ी पकी हुई है जी। तो और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, आखिरी दम तक लड़ेंगे जी। वो आखिरी दम कब तक होगा ये मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन लड़ेंगे तो आखिरी दम तक। ये तो जिद है, मतलब हमारी जिद नहीं है, ये इस क्षेत्र की जिद है, और वो इतिहास भी है कि हम लड़ाई से कभी भागे नहीं है। जी बिल्कुल। और जब तक जनता चाहेगी, अब हम आंदोलन का कॉन्सेप्ट बदल दिया गया है, 10 आदमी 8 दिन 1 ट्रैक्टर, अब रोटेशन लगा दिए गए, अब करते रहो। अब प्रतीकात्मक जो हमारा यहाँ है, हम जा रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ये भी समझना चाहिए कि जो क्राउड वहां इकट्ठा हो रहा है, अगर हमने धैर्य खो दिया और वो क्राउड दिल्ली की तरफ आ गया, तो फिर आप, मतलब सरकारें, जो आप तमाम देशों के उदाहरण हैं कि सत्ता से भागना ही पड़ा। नेपाल के राजा को भी इतना लंबा समय का मामला छोड़ना पड़ा था, वहां भी राजशाही समाप्त करके फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो लोग आए। तो क्रांति हमारा उद्देश्य नहीं है। सरकार समझे कि क्रांति होगी तब आप कुछ करोगे, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। बहुत हो चुका, देश बड़ा होता है। मैं भी एक बात कह रहा, देश उनके लिए भी बड़ा है, देश हित हमारे लिए भी बड़ा है। कानून से ना देश पहले रुका था, आज कानून सस्पेंड है, आज भी ना व्यापार रुका ना देश रुका। तो ऐसी एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए कि नहीं भाई हम जो कह दिया वो ठीक है, हम वापस तो नहीं लेंगे। तो देश का सवाल भी कहीं ना कहीं बड़ा होना चाहिए, और ऐसी जिद नहीं होनी चाहिए कि नहीं जी हम तो नहीं करेंगे। अरे हमारा तो यहाँ तक, और हम इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं कि भाई एक बार रिपील करो और इसके बाद आप बैठिए, कमेटी बनाइए, दोबारा अच्छा सा बिल लाएंगे, हर सेक्टर का लाभ हो, उसमें व्यापारी के भी प्रतिनिधि रखिए, सरकार के भी रखिए, किसान के भी रखिए, जिस सेक्टर जो उससे, मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें उपभोक्ता के भी प्रतिनिधि रखो, दोबारा बिल बना लेंगे। तो काहे की एरोगेंसी? हमने ही तो सरकार बनाई है, बिल्कुल बिल्कुल, किसान ने भी तो वोट किया है। जी, किसान 70% जो है देश का जो नागरिक है वो किसान है। देश की जनसंख्या का 70% से ऊपर ही रादर वो किसान है। तो सरकार बनाने में किसान का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है हमेशा से। खैर सर, मेरे पास में अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मुझे आपसे पूछने हैं, तो मैं आज के लिए तो आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल 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 मैं आपसे फिर दोबारा से एक इजाजत चाहूंगा कि मैं आगे दोबारा आपसे एक बार और एक इंटरव्यू आपका लूं। बहुत अच्छे जवाब आपने दिए, बड़ी सटीकता से दिए, बड़े खुल के दिए।
सर बहुत मुश्किल होता है इतने इतनी निष्पक्ष और इतने अच्छे तरीके से जवाब दे देना। सर आपका बहुत बहुत आभार। और मैं नहीं नहीं, रेडियो मेल आपने में हमें बुलाया और देश के किसान की आवाज को आप रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं आपसे ज्यादा आपका आभारी हूँ कि आपने सर समय दिया, जी बुलाया। मैं आपको समय पर नहीं मिल पाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।